स्टूडेंट्स, मैं उर्मिला। मैं मेरे यूट्यूब चैनल सीरिया विज्ञान एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो अपना टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान के स्रोत। देखिए, जो अपना भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और लिखित संविधान माना गया है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो इतना बड़ा संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उसको तैयार करने में हमारे संविधान निर्माताओं की बड़ी मेहनत लगी थी। और इस संविधान को तैयार करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उसके पश्चात हमारे देश का संविधान तैयार किया गया था। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो 395 अनुच्छेद हैं और इसके 22 भाग हैं और इसकी 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ इसमें हैं। और अपन मूल संविधान की बात करें तो जब ये संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या इसमें 8 ही थी और वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो अपना संविधान है, इस संविधान के अंदर जो 395 अनुच्छेद हैं और ये जो 22 भाग हैं, तो ये जो प्रावधान है वो जो विश्व के अनेक देशों का अध्ययन करने के पश्चात हमारे संविधान में ये लिए गए हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं कि संविधान के सोर्स क्या हैं, संविधान के जो प्रावधान हैं वो कौन से देश से कौन से प्रावधान लिए गए हैं, उन पर अपन यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो अपने संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले हमारे संविधान के अंदर 1935 का जो शासन अधिनियम था उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे 1935 के शासन अधिनियम की मानी गई है, क्योंकि 1935 का जो शासन अधिनियम था, यह अधिनियम अपने आप में एक इम्पोर्टेंट अधिनियम माना जाता है। और वैसे देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा भारत देश जो है वो ब्रिटिश राज के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था। तो इस समय जो अधिनियम बनाए गए थे वो अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा तैयार किए गए अधिनियम थे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो 1935 का जो शासन अधिनियम है, इस अधिनियम से हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। और अपन ये कहें कि जो अपने 395 अनुच्छेद हैं उनमें से लगभग 250 जो अनुच्छेद हैं वो 1935 के शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। ये भी अपन यहाँ ध्यान में रखेंगे। फिर अपन देखते हैं कि जो हमारे संविधान के जो स्रोत हैं उनकी अपन बात करें कि जो 1935 का जो शासन अधिनियम है, इससे कौन कौन से प्रावधान हमारे देश में या हमारे संविधान के स्रोतों में शामिल है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो हमारे संविधान का अनुच्छेद 124 करता है। यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत न्यायपालिका की व्यवस्था हमारे देश में की गई है। अनुच्छेद 124 के तहत केंद्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। यहाँ पर देखो 3 अनुच्छेद हमें ध्यान में रखने हैं। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है और अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों में राज्य कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालयों की स्थापना से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपन यहाँ ये जान लेते हैं कि जो हमारा जो उच्चतम न्यायालय या मैं कहूँ सर्वोच्च न्यायालय, उसकी स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 को की गई थी। यानी कहने का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 से ही हमारा देश एक गणतंत्र बना था। और इसके 2 दिन बाद हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग की। तो लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो हमारे भारत देश में 1935 के शासन अधिनियम से पहले एक अधिनियम आया था, 1919 का शासन अधिनियम। भाई 1919 का जो शासन अधिनियम था, इसके तहत 1926 में
लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में कर दी गई थी। अब यहाँ अपन देखते हैं कि हमारे संविधान में लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 315 यह कहता है कि संघ में लोक सेवा आयोग की स्थापना संघ में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी अनुच्छेद 315 के तहत। यहाँ पर अपन ध्यान देंगे कि लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसकी जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, वो अपने राष्ट्रपति करेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं सीएजी। सीएजी क्या है, देखिए सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहें या अपन हिंदी में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कह सकते हैं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। देखो यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे कि ये जो केग होता है, जो अपना नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है, उसका काम क्या होता है कि जो हमारा सार्वजनिक धन है, जो भारत का सार्वजनिक धन या कहें भारत की जो संचित निधि है, उस निधि से जो धन खर्च किया जा रहा है उस धन का लेखा जोखा रखना, उसका हिसाब किताब रखने का कार्य, उसकी ऑडिट करने का जो कार्य है वो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का होता है। तो ये जो पद है वो लिया गया है 1935 के शासन अधिनियम से। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो अमेरिका के संविधान की बात करें तो मौलिक अधिकारों का नाम सर्वोपरि है। जो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के अंदर जो मौलिक अधिकार अमेरिका के नागरिकों को प्रदान है सेम टू सेम भारत में है, ऐसा नहीं। ये भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत में मौलिक अधिकारों को अपनाया। अब यहाँ अपन देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, क्योंकि भाई ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो यहीं से किए जाते हैं। तो संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। और इन मौलिक अधिकारों की संख्या की अपन बात करें तो मूल संविधान में ये संख्या 7 थी और वर्तमान में ये संख्या 6 है। अब ये 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था वो भी मैं बता देती हूँ। संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और जो 1978 में ये संविधान संशोधन किया गया, इस समय इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट में से निकालकर इसे एक सामान्य या अपन कह सकते हैं कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया तो इसको शामिल किया गया अनुच्छेद 300 में शामिल किया गया। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि इसको मौलिक अधिकारों की लिस्ट में से हटा दिया गया और बाहर फेंक दिया गया, नहीं। इसको शामिल किया गया 300 में शामिल किया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिर अपन आगे देख लेते हैं मौलिक अधिकारों के बाद न्यायिक जो अपनी न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता की बात कही गई है। देखिए कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, पहली बात तो ये। और हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। हमारी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अलग रखी गई है और वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने डिसीजन दे सकती है। तो इस प्रकार की जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रावधान है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति अपने न्यायालय को प्राप्त है, अपने सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, यह प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन एक ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा न्यायालय इस बात की जांच करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बात की जांच करता है कि हमारी संसद ने जो विधि बनाई है वो विधि कहीं संविधान के उपबंधों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है, वो विधि संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इस बात की जांच करने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो प्राप्त है अपने सुप्रीम कोर्ट को, अपनी न्यायपालिका को। तो ये जो अधिकार लिया गया है या अपन कहिए जो
प्रावधान लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति का पद। हमारे देश में उपराष्ट्रपति के पद की भी व्यवस्था की गई है और यह अनुच्छेद 63 में की गई है, ये भी अपन ध्यान में रखेंगे। यहाँ अपन ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और ये जो उपराष्ट्रपति होगा ये हमारी जो संसद है उसका जो दूसरा सदन अपन कह सकते हैं राज्यसभा, इन संसद के दो सदन होते हैं भाई, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब लोकसभा में जो अध्यक्ष होगा वो तो लोकसभा के मेंबर वो अपने में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को चुन लेंगे, अपने में से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को चुन लेंगे, और जो अपनी राज्यसभा है राज्यसभा में वहाँ सभापति होता है और वो सभापति का जो काम है वो उपराष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। और जो अपने उपराष्ट्रपति जो होते हैं, जब कभी मान लो ऐसे हालात हो कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में उपराष्ट्रपति उसका राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में लिखा गया है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो अनुच्छेदों पर बहुत पूछे जाते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखने होंगे। फिर अपन आगे चर्चा कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के पद के पश्चात महाभियोग प्रक्रिया। संविधान का अनुच्छेद 61 ये कहता है कि जब अपने भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और अपने राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उनके जो न्यायाधीश हैं और इसके अलावा जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। किंतु जो अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61 के तहत जो महाभियोग प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के लिए बताई गई है। राष्ट्रपति यदि हमारी संसद को ये लगे कि राष्ट्रपति संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे हैं या वो कहीं संविधान के उपबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकती है संसद है, वो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाकर उसको पद से हटा सकती है। किंतु यहाँ पर अपन ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति पर ये जो महाभियोग प्रक्रिया होती है वो संसद के किसी भी सदन में लगाई जा सकती है और इसको लगाने से पहले या संसद में ये प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को इसकी सूचना भी देनी होती है। तो ये जो महाभियोग की जो प्रोसेस है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रोसेस है, इसको कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश में अभी तक महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लगाया गया है। फिर नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं कि कनाडा के संविधान से कौन कौन सी बातें हमारे संविधान में अपनाई गई है। तो अपन देखते हैं संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो शक्तियों का विभाजन है वो संघ और राज्यों के बीच में किया गया है। हमारे संविधान की अनुसूची 7 में 3 सूचियां बताई गई हैं, 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 संवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय हैं उन पर कानून निर्माण केंद्र सरकार करती है और राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर कानून निर्माण राज्यों की सरकार करती है। और तीसरी जो सूची है संवर्ती सूची, उसके ऊपर कानून निर्माण का अधिकार दोनों को दिया गया है, पर यदि किसी विषय पर दोनों में विवाद की स्थिति हो जाए तो ऐसी कंडीशन में केंद्र का कानून क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अवशिष्ट शक्तियों की। तो ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये ली गई हैं अपने कनाडा के संविधान से। पर यहाँ पर अपन देखते हैं कि अवशिष्ट शक्तियों में कौन सी शक्तियां शामिल हैं। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब ये होता है कि जो शक्तियां बच गई हैं, जो इन तीनों ही अनुसूचियों में जो इन तीनों सूचियों में नहीं है। अनुसूची 7 में जो 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तो इन 3 सूचियों में जो विषय नहीं है उन विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास रखा गया है और इन विषयों को ही अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। ये भी अपन ध्यान में रखेंगे कि इन 3 सूचियों के अंदर जो विषय शामिल नहीं है वो होती है अवशिष्ट शक्तियां और इन पर कानून
निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है और ये अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित प्रावधान लिया गया है कनाडा से। फिर अपन आगे देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। एक से अधिक राज्यों का कार्यभार भी उसको संभालना पड़ सकता है। तो ये जो राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, वो अपने कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 155 के तहत दिया गया है, ये भी अपन ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार। देखो परामर्शी अधिकार एक ऐसा अधिकार है कि राष्ट्रपति उचित समझे, राष्ट्रपति को ये लगे कि किसी विषय के ऊपर उसको सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करना है तो बिल्कुल वो कर सकता है और उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। ये जो अधिकार है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया की जहां बात आती है तो वहां पर संवर्ती सूची की बात जरूर की जाती है। तो ये संवर्ती जो सूची है, मैंने बता दिया तुम लोगों को कि जो संवर्ती सूची जो है इसके अंदर जो विषय हैं उन पर कानून निर्माण करने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास होता है। और विवाद की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। ये अपन ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान। तो संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 108 में लिखे गए हैं और ये कहा गया है कि ये जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति बुलाता है और राष्ट्रपति इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है और इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत 108 के तहत है और कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अपन यहाँ ध्यान में रखेंगे। फिर अपन देखते हैं शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, जैसा कि मैंने कहा संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है, किया जाता है। तो यहाँ पर जो अपनी संविधान की अनुसूची जो 7 है उसमें शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के रूप में किया गया है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये शक्तियों के विभाजन से संबंधित जो प्रावधान है वो लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 245 से 263 में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ये फिर अपन आगे देखते हैं कि जो मूल कर्तव्य जो है वो लिए गए हैं सोवियत संघ से। देखो जब जो 1991 कि 90 वो देखना पड़ेगा कि सोवियत संघ से लिए गए हैं मूल कर्तव्य कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके पश्चात रूस बना तो ये जो मूल कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो यहाँ पर अपन ध्यान देंगे कि मूल कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में शामिल नहीं थे। मूल कर्तव्यों को संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था जो मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जो 1976 में किया गया था। उस संविधान संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जो हैं वो हमारे संविधान में शामिल किए गए थे और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो वो 11वां जो मूल कर्तव्य है अपना जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, जिसके तहत ये बात कही गई कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो हमारी सरकार करेगी। तो इस प्रकार का जो प्रावधान होगा वो इसमें किया गया है। तो अपने जो मूल कर्तव्य हैं वो वर्तमान में 11 हैं, मूल संविधान में शामिल नहीं थे और 42वां संविधान संशोधन किया गया जिसके तहत 10 शामिल किए गए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया जिसके तहत 11वां किया गया और वर्तमान में संख्या कितनी हो गई, 11। और ये मूल कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं वो अपन ध्यान में रखेंगे, वो सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। फिर अपन बात करते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया की। संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और संविधान संशोधन करने का अधिकार है वो हमारी संसद को अनुच्छेद 368 में दिया
बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अभिप्राय ये होगा कि हमारी संसद ने जिस विधि का निर्माण किया है और वो विधि संविधान के अकॉर्डिंग बनाई गई है और उस विधि के अनुसार देश का प्रशासन चलाना। तो ये हो गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। और ब्रिटेन की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर संसदीय व्यवस्था की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जो ब्रिटेन से जो संसदीय व्यवस्था ली गई है वो संविधान के अनुच्छेद 79 में ली गई है। 79 में संसद के 2 सदन बताए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ पर देखो अपन एक और बात देख लेते हैं कि सदन 2 है और अंग 3 है। अंग 3 कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अंग इसलिए माना जाता है जब किसी भी विधि का निर्माण होता है तो उस समय राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं विधि का शासन। तो विधि का शासन मतलब कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अकॉर्डिंग शासन चलाना होता है विधि का शासन। तो ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि के समक्ष क्या होगा? विधि के समक्ष सभी भारतीय क्या होंगे? समान होंगे। तो ये होता है विधि का शासन। फिर आगे अपन बढ़ते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता या कहें इकहरी नागरिकता, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया प्रावधान है। हमारे देश में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। विश्व के कई देश हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। तो जैसे उनके राज्यों की अलग नागरिकता है और देश की अलग है, किंतु हमारे देश में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है और ये प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ये अपन ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान। राष्ट्रपति जो है वो हमारी कार्यपालिका का क्या माना गया है? संवैधानिक प्रधान माना गया है। कार्यपालिका के 2 प्रधान बतलाए गए हैं, एक संवैधानिक और एक वास्तविक। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ये है कि जो संविधान ने जो शक्तियां हैं, पावर है, वो राष्ट्रपति को प्रदान किए हैं और उनका व्यवहार में उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आयरलैंड के संविधान से कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो नंबर 1, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित किए गए हैं। ये अपन ध्यान में रखेंगे। और ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं अपने आयरलैंड के संविधान से। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो अनुच्छेद 55 में बताई गई है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो ये जो इस राष्ट्रपति की जो चुनाव की जो मत प्रणाली है या फिर अपन कहें निर्वाचन की जो पद्धति है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसके तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये जो 12 सदस्य होते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता आदि के क्षेत्रों में विशेष दक्षता प्राप्त व्यक्ति होते हैं। ये भी अपन ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति को राज्यसभा के अलावा लोकसभा में भी 2 व्यक्ति मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है, वो आंग्ल भारतीय व्यक्ति होते हैं। तो ये नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं कि जर्मनी के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। यहाँ पर आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 352, 56 और 360 में वर्णित की गई हैं। और ये आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। 352 के तहत राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। किसी बाहरी देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया हो ऐसी कंडीशन में। और जो 356 है वो राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्यपाल के कहने पर, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। और जो अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है वो अधिकार भी हमारे राष्ट्रपति को ही प्राप्त है।
पर वित्तीय आपात की अभी तक स्थिति हमारे भारत में नहीं हुई है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि जर्मनी में जो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का स्थगन राष्ट्रपति जी के द्वारा कर दिया जाता है, कि जहाँ मतलब जो अपना अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने का अधिकार है और कुछ जो व्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं उनको छोड़कर और मौलिक अधिकारों का क्या कर दिया जाता है, स्थगन कर दिया जाता है आपातकाल के दौरान। तो ये जो अधिकार है या फिर ये जो प्रावधान है वो लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्र शब्द लिया गया है। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव जनता करती है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते हैं, वो देश होता है गणतंत्र। फिर अपन देख लेते हैं कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहाँ की जनता में एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। तो ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो शब्द हैं, ये शब्द हमारे संविधान में अपनाए गए हैं फ्रांस के संविधान से। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि भारतीय संविधान के ये स्रोत जिन पर अपन ने यहाँ डिस्कशन किया, तो इनको आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन इसमें एक बात और देख लेते हैं कि हमारे संविधान के लिए ये कहा जाता है, मतलब जो आलोचक हैं उन्होंने ये कहा है कि भारत का संविधान उद्धार का संविधान है। तो ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि जो भारत का संविधान है, जब भारत का संविधान निर्मित किया गया था, भारत का संविधान जब लिखा गया था, उस समय भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विश्व के बहुत सारे देशों यानी विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया था और उनमें से जो अच्छे अच्छे विषय थे, अच्छी अच्छी जो बातें थी, उनका संकलन हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। तो अपना आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में।